नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं निवेश की एबीसीडी। सिर्फ निवेश पोर्टफोलियो बनाना काफी नहीं होता है। सिर्फ ये कह देना कि लंबी अवधि के लिए आपने पोर्टफोलियो बना दिया है काफी नहीं होता है। लगातार बाजार के उतार चढ़ाव में आपको अपने पोर्टफोलियो को देखना होता है और महत्वपूर्ण बदलाव भी करने होते हैं। लेकिन आप कैसे बाजार की चाल को समझेंगे, उतार चढ़ाव जो कि बाजार की फितरत है उसको समझेंगे, ये सब आज हम फोकस में लेके आएंगे। हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्वांट कैपिटल के एमडी और सीईओ संदीप टंडन। सर, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। पहला सवाल तो बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर ही पूछना है मुझे, और लाजमी भी है जिस तरह के माहौल में हम बैठे हैं इस वक्त। बाजार में उतार चढ़ाव बाजार की फितरत है। मुझे ये बताएं कि आप वॉलेटिलिटी को, उतार चढ़ाव को कैसे समझते हैं। जब आप कोई डेटा लेते होंगे अपने हाथ में जो उतार चढ़ाव को दिखाता होगा, उसे आप कैसे पढ़ते हैं? इतने सालों का जो अनुभव है, बाजार के उतार चढ़ाव में भी क्या कुछ नयापन आता है, कुछ अलग होता है? देखिए, एक मोटा मोटा चीज हम समझते हैं कि बाजार को कौन चलाता है। ओके, बाजार में इन्वॉल्व कौन है? तो अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व है। ओके, हर ह्यूमन बींग का एक फियर लेवल है, ग्रीड लेवल है, जिसको हम लोग बिहेवियर फाइनेंस में क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर एक की एक फितरत होती है किस तरह से वो कैसे रिएक्ट करता है। इमर्जिंग मार्केट में बिहेवियर एनालिसिस थोड़ा अलग ढंग का होता है, डेवलप मार्केट में थोड़ा ज्यादा मैच्योरिटी होता है। बट अल्टीमेटली आप डील एक ह्यूमन एलिमेंट से कर रहे हैं, जिसके इमोशंस हैं कि वो इमोशनली कैसे रिएक्ट करता है, किस सर्कमस्टांसिस में वो पैनिक होता है या कैपिचुलेट होता है, किस सर्कमस्टांसिस में वो यूफोरिया क्रिएट करता है, कैरिड अवे होता है, एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो हम लोगों का जो प्राइमा फेसी जो इंटरेस्ट होता है कि वो इस तरह के डेटा पॉइंट्स को नंबर में मैथमेटिकली कन्वर्ट करे। कुछ लोग इसको देखते हैं सर्वे के थ्रू कि सर्वे में कंसेंसस किधर है, उसके हिसाब से हम थोड़ा कॉन्ट्रेरियन कॉल ले सकते हैं कि सबको बाजार अच्छा लगता है तो आप कॉन्ट्रेरियन कॉल ले लो। उस तरह लोग सर्वे से रिएक्ट करते हैं। हम लोग उस तरह का बिहेवियर नहीं करते। हम लोग हर चीज को, जैसे हमारी कंपनी का नाम ही है क्वांट म्यूचुअल फंड, तो हम हर चीज को क्वांटिफाई करते हैं। तो सेंटिमेंट्स को भी क्वांटिफाई करते हैं, और सेंटिमेंट्स जहां क्वांटिफाई हो जाता है उसको मैथमेटिकली रीड करने की कोशिश करते हैं बिहेवियर एनालिसिस के थ्रू। उससे हम लोगों को काफी चीजें, जैसे हम लोग कॉन्ट फियर इंडेक्स बोले या कॉन्ट कैपिचुलेशन इंडेक्स या कॉन्ट यूफोरिया इंडेक्स देखें, इससे हम लोग एक इंडिविजुअल लेवल पे तो नहीं बता पाते हैं, लेकिन एक कंट्री और एक एसेट क्लास या एक ओवरऑल पर्टिकुलर रीजन देखें, या ब्रिक्स कंट्रीज देखें, या एशिया पैसिफिक देखें, या लैटिन अमेरिकन देखें, एक हम रीजन स्पेसिफिक का फियर और ग्रीड को काफी हद तक क्वांटिफाई करते हैं। दो चीजें होती हैं इसमें। लाइफ में कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती है, तो हम लोग एब्सोल्यूट बेसिस पे क्वांटिफाई तो करते हैं, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो हम एब्सोल्यूट बेसिस पे के साथ साथ हम रिलेटिव बेसिस पे भी देखते हैं, बिकॉज मार्केट में हर चीज रिलेटिव बेसिस पे है। ओके, कि अगर हम जैसे कोई क्राइसिस देखें कि 1929 का ग्लोबल क्राइसिस हुआ, या इंडिया में 2000 का क्राइसिस हुआ, या हर्षद फेज में 92 का क्राइसिस था, तो उस तरह का सिचुएशन है कैसे इन्वेस्टर्स ने यूफोरिया दिखाया। ओके, उस यूफोरिया को हम, चाहे आप वॉलिटी कुड बी वन फैक्टर, की वॉलिटी का जो डेटा होता है वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट डेटा है जो फियर को काफी हद तक रिप्रेजेंट करता है। बट खाली वॉलिडिटी डेटा देख के हमको हमारे सारे आंसर्स नहीं मिलते हैं, तो हम लोग उसको मल्टीपल डेटा पॉइंट्स देखते हैं जो लार्जली मैक्रो डेटा हैं। वो कंपनी स्पेसिफिक डेटा से आपका गुजारा नहीं होता, एक लार्ज मैक्रो पर्सपेक्टिव देखते हैं कि ग्लोबल लिक्विडिटी कैसी है, ग्लोबल रिस्क एपेटाइट किस तरह का है। उसको हम चाहे अलग अलग टर्मिनोलॉजी से डील करें, जिसको हम लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कि यूफोरिया हो गया। यूफोरिया कब होता है? जब आपका कन्विक्शन लेवल हाईएस्ट होता है। ओके, जब आपका कन्विक्शन लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत क्लैरिटी के साथ होता है कि ये चीज हमें करना चाहिए। ओके, उस फेज को हम यूफोरिया देखते हैं, और उसको हम कंपेयर करते हैं कि 2008 का यूफोरिया कैसा था, 1992 में कैसा यूफोरिया हुआ, 2000, क्योंकि अल्टीमेटली एलिमेंट तो ह्यूमन एलिमेंट है। तो उसको हम कंपेयर करते हैं कि लास्ट 4-5 बड़े इवेंट्स हुए थे जब यूफोरिया हुआ था, तो किस तरह का ग्रीड था, किस तरह का यूफोरिक लेवल था मैथमेटिकली। उसको अगर वो नंबर्स मैच होते हैं, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि बाजार काफी करेक्ट हुआ तो लोगों के मन में बहुत घबराहट है, तो मैंने कई बार आके बोला कि बाजार का टॉप नहीं बना है, क्योंकि यूफोरिया जो चाहिए है बाजार को एक क्लाइमेटिक टॉप के लिए, वो अभी तक नहीं आया है। जैसे 2020 में, मार्च 2020 में वो क्लासिक बॉटम था कि उसको हम लोग बोलते हैं रियल कैपिचुलेशन हुआ।
कोई क्लासिक बॉटम था, वहां से एक्स्ट्रॉर्डिनरी मूव आया। वो एक एक अच्छा, मतलब थियोरेटिकली हम बोले, प्रैग्मेटिक डेटा से ही बोले तो एक डेटा पॉइंट्स को मैच कर रहा था कि यस ये हुआ है। उसी तरह से अगर हम यूफोरिया को मेजर करें कि 2006 में कैसे यूफोरिया हुआ या 2008 में हुआ, ओके, या किस तरह से जनवरी 2018 में एक बाजार का थोड़ा अच्छा खासा टॉप बना था, वहां से काफी ग्लोबली काफी कुछ करेक्ट हुआ, क्या वो साइंस भी आए हैं? तो वैसे कोई साइंस अभी तक आए नहीं है, ओके। इसलिए हम लोग बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं बाजार का मिड टर्म और मिड कैप या स्मॉल कैप्स का भी लोगों के मन में एक व्यू है कि घबराहट बहुत है कि वो उनका टॉप हो गया है क्या। तो हम लोग जैसे बोलते हैं सितंबर 2019 में हमने बहुत क्लैरिटी के साथ डिफाइन किया कि ग्लोबली इजी फेज ऑफ बुल रन खत्म हो गया है। क्योंकि मनी फ्लो एनालिसिस ग्लोबली, अगर हम मनी फ्लो एनालिसिस की बात करें कि इक्विटी में जो मनी फ्लो एनालिसिस था हमारा, वो मल्टी डिकेड हाई पे था, लिक्विडिटी मल्टी डिकेड हाई पे थी, रिस्क एपेटाइट मल्टी डिकेड हाइट पे थी। इंडिया का भी हम देखें या ग्लोबल देखें तो वो एक क्लासिक बिहेवियर डेटा पॉइंट था कि यस ये इजी फेज खत्म। हम इजी फेज इसलिए बोल रहे हैं कि पूरे मार्केट का अगर हम उस यूफोरिया को जो हुआ 2 सितंबर 2021 को थोड़ा सा डाइसेक्ट करें, कि अगर हम बहुत सिंपल तरीके से चाहे सेक्टर स्पेसिफिक उसको डाइसेक्ट करें या उसके वेरियस कंपोनेंट्स में डाइसेक्ट करें, अगर सिंपल कंपोनेंट लें कि वैल्यू और ग्रोथ का अगर हम एक कंपोनेंट लेते हैं, तो हमको बहुत क्लैरिटी के साथ दिखा कि ग्रोथ स्टॉक हैं, एक्सपेंसिव हाई बीटा नेम्स वाले स्टॉक, हाई पी मल्टीपल वाले, हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स का एक बार क्लाइमेटिक टॉप बना है, क्योंकि हमारा बिहेवियर एनालिटिक्स जिसको हम लोग परसेप्शन एनालिटिक्स के थ्रू मेजर करते हैं, वो मल्टी डिकेड हाई पे था। तो वहां से अगर हम कंक्लूड किया कि यस ग्रोथ स्टॉक में टॉप बना है, बट अगर यही डेटा पॉइंट्स हम वैल्यू स्टॉक्स में देखें जहां स्मॉल और मिड भी काफी हद तक क्वालिफाई करते हैं इंडिया के हिसाब से, वहां पे तो बहुत अर्ली स्टेज पे है। वो लोग काफी स्टॉक तो अभी भी निगलेक्टेड टेरिटरी में ट्रेड करते हैं। तो इसका मतलब वैल्यू स्टॉक्स में कोई भी क्लाइमेटिक टॉप नहीं बना है। अगर हम इसी थीसिस को आगे एक्सटेंड करें कि अगर हम पूरे वर्ल्ड के एंगल से देखें तो इमर्जिंग मार्केट वैल्यू थीम में आता है ओवरऑल, ओके। उसके अंदर भी आप डाइसेक्ट कर सकते हैं, बट तो हम लोग को इस जो व्यू है कि डेवलप मार्केट्स का टॉप तो बनता हुआ दिखता है, लेकिन इमर्जिंग मार्केट में अगले 8-10 साल का तेजी अभी भी दिखता है। तो हम रिलेटिव बेसिस पे बात करें तो अगर रिलेटिव बेसिस पे हम देखें तो नेक्स्ट 7-8 ईयर्स का अगर हम व्यू लें, तो 1-2 महीने का व्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इमर्जिंग मार्केट का आउट परफॉर्मेंस रहेगा। इमर्जिंग मार्केट में एशिया स्पेसिफिक ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखता है, क्योंकि वही हम बिहेवियर डेटा से देख रहे हैं कि यहाँ का रिस्क एपेटाइट अभी भी लो है, लिक्विडिटी अभी भी ग्रो हो रही है, जबकि डेवलप मार्केट की लिक्विडिटी पीक आउट हो गई है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बिहेवियरली, अगर हम लोग मतलब नंबर्स की बात करते हैं, ये सब चीजें हम लोग नंबर के थ्रू क्वांटिफाई करते हैं। मेरे को अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है हम लोग के लिए। हम लोग एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसको हम लोग प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स बोलते हैं। तो उसमें हर चीज को क्वांटिफाई करते हैं और डेटा देख के मार्केट को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। कि पोस्टमार्टम एनालिसिस तो बहुत आसान हो जाता है, ओके। तो पोस्टमार्टम एनालिसिस करके रिटर्न्स बहुत जनरेट नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं हमको कॉल लेनी पड़ती है, प्रीएम्प्ट करना पड़ता है। प्रीएम्प्ट किसके ऊपर? अपने व्यू के ऊपर नहीं, डेटा के ऊपर। तो क्वांटिफाई करते हैं हर डेटा को, वहां से हमको कुछ आंसर्स मिलते हैं। और जब मल्टीपल डेटा पॉइंट्स एक डायरेक्शन में स्क्यूड हो जाते हैं, उसको हम टाइमिंग बोलते हैं, ओके। कि हमारे मल्टीपल डेटा पॉइंट्स एक जगह स्क्यूड हो रहे हैं, तो हमको बेटर टाइमिंग में रिफ्लेक्ट करता है। बेटर टाइमिंग्स मींस कि हम बेटर रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये भी एक बहुत तरह का बाजार में एक मिथ रहता है कि बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर लो, जो स्टैटिकली ठीक होता है, ओके। बट उससे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आपने सब सेक्टर्स में स्पेसिफाई कर लिया और मेजोरिटी सेक्टर आपके नहीं चले उस पीरियड में, तो आप अंडर परफॉर्म करते हो। तो हम लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स टूल्स के थ्रू, मनी फ्लो एनालिसिस के थ्रू, कि किस सेक्टर में वो पैसा जा रहा है, ग्लोबली वो पर्टिकुलर एसेट क्लास का क्या इंटरेस्ट है, उसका रिस्क एपेटाइट कैसा है, उसका लिक्विडिटी कैसा है, उसका वैल्यूएशन एनालिटिक्स कैसा है। तो मल्टीपल एनालिटिक्स को हम कंबाइन करते हैं, और उसमें ह्यूमन साइक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसका एक और भी एडवांटेज होता है, जब हम ह्यूमन साइक की बात करते हैं तो एक तो नंबर्स में हम इन्वॉल्व करते हैं, तो हमारे और आपके व्यू की वैल्यू कम हो जाती है। वही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग अपने ह्यूमन बाइसेस को कम कर पाते हैं। नहीं तो हम लोग अपने ह्यूमन बाइसेस को एक्स्ट्रॉर्डिनरी एम्फेसिस देते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, कि मेरा ये व्यू है, वहां पे गलत होने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है।
एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है जो आपने कही है कि डाइवर्सिफिकेशन जब तक आप अच्छे से नहीं करेंगे तमाम डेटा को सामने रखकर तब तक उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो मौजूदा स्थिति में क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि उतार चढ़ाव से बचने का और इसे अपने फ़ायदे में लाने का एक तरीका है कि आप सही तरीके से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। तो जो डेटा पॉइंट्स की आप बात कर रहे हैं मौजूदा स्थिति में उसको ध्यान में रखते हुए डाइवर्सिफिकेशन किस लिहाज से होना चाहिए, जिस तरह का उतार चढ़ाव और फियर हम देख रहे हैं, तो रणनीति सही क्या साबित हो सकती है या कोई सही रणनीति होगी? देखिए, अगर हम प्योर मैथमेटिकली या स्टैटिकली देखें कि हम लोग डाइवर्सिफाई, जितना ज्यादा आप स्टॉक्स के कंपोनेंट्स लेंगे कोई पोर्टफोलियो में तो डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होगा, तो आपका थ्योरेटिकली आपका रिस्क आप कम कर रहे हैं। पर रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। हमको रियल लाइफ में क्या चाहिए, हमको अल्टीमेटली रिस्क तो कम करना है, बट रिस्क कम करके क्या हमें रिटर्न्स को भी कॉम्प्रोमाइज करना है। ओके, तो रिस्क तो डाइवर्सिफाई से हमारा रिस्क कम हो जाता है, लेकिन हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि हम रिटर्न्स को भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जरूरत से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन से हम रिस्क को भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपना रिटर्न्स को भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दें। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में हम लोग आपका जो मैक्रो एनवायरनमेंट है, जिसको हम लोग एडेप्टिव एसेट एलोकेशन के थ्रू देखते हैं कि मार्केट का क्या एनवायरनमेंट है, उसको उस एनवायरनमेंट को हम कैसे अडॉप्ट करें। हम जब बोलते हैं कि उसको हम अडॉप्ट करते हैं, इसका मतलब वो मार्केट का जो डेटा पॉइंट्स हैं उसको हम बहुत माइन्यूटली डाइसेक्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि अभी इन्फ्लेशन की लोग बात करते हैं कि इन्फ्लेशन आ रहा है, इन्फ्लेशन के कारण मार्जिन कंप्रेस हो रहे हैं, तो काफी स्टॉक का पी मल्टीपल कोलैप्स हो रहा है, या ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो वापस पी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब ये हो रहा है तो सबको दिखने लगा, लेकिन यही प्रोडिक्शन हम लोगों ने 2019 में की थी डेटा देख के। ओके, कोई डेटा से हमने फोरकास्ट किया था कि 2020 से कमोडिटीज की रैली आएगी, 2021 से हम लोग एक इन्फ्लेशन की साइकिल देखेंगे जो प्ले आउट हो रही है। इसको ही हम लोग प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के थ्रू बात करते हैं। ये पोस्टमार्टम एनालिसिस करें तो हमने पूरा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड तो किया, लेकिन उस डाइवर्सिफिकेशन में हमने कमोडिटीज का वेटेज बढ़ाया। ओके, तो हमारा इंडेक्स में अगर हम देखेंगे तो कमोडिटीज का वेटेज निफ्टी में भी बहुत कम है, 2% भी शायद नहीं है। ओके, तो अगर वो वेटेज हमने उसको ओवरवेट किया और जो कमोडिटीज के यूजर थे जिसका इन्फ्लेशन या जिनके मार्जिन पे ज्यादा इंपैक्ट है, वो सेक्टर और वो स्टॉक्स को हमने अपने पोर्टफोलियो से कम किया। ओके, तो ये प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन है कि मैंने मेटल स्टॉक आइडेंटिफाई किया या कमोडिटी स्टॉक आइडेंटिफाई करे, उसके अंदर भी मैंने एक डाइवर्सिफिकेशन किया। तो मेरा पहला सेक्टर कॉल ठीक हुआ, तो मैं डाइवर्सिफिकेशन सेक्टर में अच्छा से किया। अगर मैं सिर्फ सेक्टर को ही डाइवर्सिफिकेशन कर लूं कि मेरे पास 15 सेक्टर होने चाहिए, 20 सेक्टर होने चाहिए, ओके, सो उससे हमको एडवांटेज नहीं मिलता है। ओके, तो सेक्टर का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे हम लोग मैक्रो एनवायरनमेंट, तो आज हम लोगों का फोकस किधर है कि वो सब सेक्टर्स को और वो सब स्टॉक्स को पोर्टफोलियो का वेटेज कम करो जो इन्फ्लेशन से इंपैक्टेड होते हैं, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल है, स्टेपल्स कंपनीज हैं, एफएमसीजी कंपनीज हैं। वो पेपर पे बहुत अच्छा लगता है कि कि ये सब कंपनीज हैं जो प्राइस हाइस को पास कर देती हैं, बट आप देखिए लास्ट 6-8 महीने के अंदर रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं है। प्राइस इन्फ्लेशन मत काफी हद तक ज्यादा है, और जो प्राइस हाइक, इसलिए वो लैग इफेक्ट के साथ लोग बात करते हैं। अगर लैग इफेक्ट से आप पास करते हैं तो आपका मार्जिन कंप्रेस होता ही होता है ना, मार्जिन तो कंप्रेस होता है, और ये एनवायरनमेंट में आपका पी भी कंप्रेस हो जाता है, तो आपको डबल मार पड़ती है। ओके, एक तो आपकी अर्निंग्स कम हो जाती है और आपका वैल्यूएशन मल्टीपल कम हो जाता है, तो डबल वैल्यू हो जाता है। तो हमको वो इंपॉर्टेंट चीजें इन्वेस्टर को ध्यान रखनी है कि हम जब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना है। हमारा सेक्टर्स एलोकेशंस, तो हम लोगों का काफी हद तक एलोकेशंस पे बहुत वेटेज होता है, किस तरह का सेक्टर हम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, किस तरह का डेटा पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं। तो एक मैक्रो पिक्चर देखी थी कि ये रिस्क हमको 2 साल से दिखते थे, तो हमने अपना पोर्टफोलियो को टेलीकॉम के ऊपर ज्यादा वेटेज दिया, कमोडिटीज के ऊपर ज्यादा वेटेज दिया, यूटिलिटीज कंपनी के ऊपर ज्यादा वेटेज दिया। तो हमको एक, अगर अगर हम इसको प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की तरह यूज करेंगे तो हम ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। देखिए, बाजार गिरता है तो सबका पोर्टफोलियो गिरेगा। ओके, लेकिन अगर आपके पास स्टॉक्स अच्छे हैं और वो मैक्रो थीम को सूट करके
आपका जो रिस्क को आप डाइवर्सिफाई करते हैं, रिस्क को थोड़ा इस तरह से पोर्टफोलियो से अगर आप इन्फ्लेशन को हेज कर पाते हैं, कमोडिटी प्राइसेस को, प्राइस हाइक को अगर आप हेज कर पाते हैं, तो वो एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का बेटर अप्रोच है। स्टैटिकली तो मैं बहुत कुछ बात कर सकता हूँ, लेकिन उसका रेलेवेंस नहीं है। बिल्कुल नहीं, एक आम आदमी के लिए जब अपना पोर्टफोलियो, निवेश पोर्टफोलियो जब वो बनाता है, तो अमूमन इस तरह के ट्रिगर्स को काउंट इन करना या इस तरह के डेटा को पढ़कर एक रणनीति बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मौजूदा हालात में भी जिस तरह की समस्याएं हम बाजार या ट्रिगर्स के लिहाज से जो हम देख रहे हैं, महंगाई, बढ़ती ब्याज दरें, जियोपॉलिटिकल टेंशन, आपके डेटा के मुताबिक वो ऐसी कौन सी जरूरी चिंता है जिसके लिए आपको पोर्टफोलियो को हेज करके रणनीति बनानी चाहिए? कौन सी ऐसी चिंता है जो आपको लगता है कि लंबे समय तक हमें परेशान कर सकती है? देखिए, सबसे बड़ी चिंता तो इस समय कमोडिटी प्राइसेस की है और इन्फ्लेशन की है। ये हमारा 2019 से व्यू है कि 2027-28 तक कमोडिटी प्राइसेस ऊपर रहने वाली हैं, और पर्टिकुलरली एग्री कमोडिटीज। तो एग्री कमोडिटीज का जो भी प्राइस है, जैसे व्हीट प्राइसेस, शुगर, कॉफी, सब लाइफ टाइम हाई पे आया है। तो हमको तो अभी भी लगता है ये शुरुआत है। ये कोई भी चीज, जैसे हम बोलते हैं, कोई भी चीज लीनियर नहीं होती है। ओके, तो ये भी लीनियर नहीं होगा। यहाँ कहीं करेक्शन हो सकता है, कंसोलिडेशन होगा, फिर अप मूव। अगर हम लोगों को बड़ा साइकिल, अगर हम लोगों का एक डेकेड का व्यू है कि 2020 से 2030 में एग्री प्राइसेस, ओके, तो हमारा एक बैकग्राउंड में हमको उस पर क्लैरिटी है। और वो क्यों है? वो अर्थ एनालिटिक्स से रिलेटेड चेंजेस के कारण है, वेदर चेंजेस के कारण है। उसके पीछे कोई फाइनेंशियल मार्केट का कोई इम्पैक्ट नहीं है। जो क्लाइमेटेड चेंजेस हो रहे हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हाउ क्रॉप यील्ड्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, टेम्परेचर साइकिल कैसे चेंज हो रही है। तो हम लोग इस तरह का अर्थ एनालिटिक्स बोलते हैं, इस अर्थ एनालिटिक्स को भी हम अपने मॉडल्स में कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक लार्जर पर्सपेक्टिव को हमको बताता है। ओके, अगर एग्री प्राइसेस जैसे अभी स्पाइक होना हुई, तो एग्री तो ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ा। अगर ये सस्टेन करा, जो हम लोगों को लगता है कि ये टेम्परेरी नहीं है, स्ट्रक्चर है, उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम ग्लोबली कहाँ आएगा? वेज मार्केट में आएगा। तो वेजेस विल स्टार्ट मूविंग अप। तो वेजेस पर्टिकुलरली डेवलप मार्केट में जो बहुत सेंसिटिव है, जहां वेजेस मैन आवर के ऊपर, पर आवर के ऊपर लिंक्ड हैं कोई डेटा पॉइंट से, तो मैन आवर्स प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। पर्टिकुलरली डेवलप कंट्री जैसे अमेरिका है, यूके है, जर्मनी है, वहां पे काफी चीजें डिफाइंड होती हैं कि ये डेटा पॉइंट से मेरा मैन आवर्स का रेट बढ़ जाएगा। ओके, इंडिया में उस तरह से अभी इमर्जिंग मार्केट में नहीं होता है। ओके, हम लोग अभी भी ईयरली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करते हैं, मैन आवर्स के ऊपर अभी तक काम नहीं करते हैं, एक्सेप्ट कंसल्टिंग स्पेस को छोड़ के। तो वेज इन्फ्लेशन दूसरा एक बहुत बड़ा फियर है, जो इंडिया में मेरे को अभी कम लगता है, लेकिन ग्लोबली डेवलप मार्केट को ये काफी हद तक डैमेज करेगा। सो जो उसके जैसे कोई भी चीज, जैसे हम कमोडिटीज प्राइस का हाइक की बात करें, अभी लोग बात करते हैं कि एग्रीकल्चर तो यूएस जीडीपी में 2-3% भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो उसका क्या वेटेज है। लेकिन जब उसका इम्पैक्ट आता है ना, तो एक्सपोनेंशियल आता है। ओके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया, जब कमोडिटी प्राइस बढ़ते हैं तो 2-3% नहीं बढ़ते हैं, वो 2-3 गुने हो जाते हैं। ओके, 10 गुना हो जाता है। ओके, अभी जैसे निकल का एग्जांपल देखा आपने, 3 दिन के अंदर क्या मूव दिया, 80% अप हो गया। तो कमोडिटीज का जो मूव होता है बहुत अलग ढंग का होता है, स्टॉक मार्केट की तरह और फिक्स इनकम मार्केट की तरह नहीं होता है, बहुत वॉलेटाइल होता है, पूरा डिमांड सप्लाई के ऊपर लिंक होता है। तो उस तरह का जो मूव आता है, उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिनको हम लोग सेकंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव इम्पैक्ट जिसको बोलते हैं, वो काफी बड़ा डैमेजिंग। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अभी तो सिर्फ एग्री कमोडिटी प्राइसेस का इम्पैक्ट आया, अल्टीमेटली ये वेज प्राइसेस में इम्पैक्ट कन्वर्ट होगा। और जहां वेज प्राइस हाइक हो गया, वो बहुत बड़ा इन्फ्लेशन है। ओके, कंपनीज के मार्जिन कंप्रेस हो जाएंगे, ओवरऑल जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो एक तरह से हम लोग बोलते हैं कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी या जीबीए, बहुत तरह से इकोनॉमिक डेटा में हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। ओके, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आना स्टार्ट होता है, तो वो वेल्थ पे इम्पैक्ट आता है। अल्टीमेटली आपकी जो सेविंग कम हो जाती है, आपकी वेल्थ पे इम्पैक्ट आने लगता है। वो वेल्थ पे इम्पैक्ट आता है तो बाई डिफॉल्ट फाइनेंशियल मार्केट्स पे बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो सब चीजें इंटरलिंक्ड है, अगर आप उसका इंटरलिंकेजेस समझ पाए। और हर चीज का लीड लैग एक होता है, और लीड लैग का आंसर किसी के पास भी परफेक्ट नहीं होता है। ओके, हर आदमी एक्सपीरियंस से और हिस्टोरिकल डेटा पे जाता है। इसलिए हम लोग बात करते हैं कि डायनेमिक वे ऑफ मनी मैनेजमेंट, कि मार्केट ही इतना डायनेमिक है ग्लोबली, तो आपको जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो भी डायनेमिक रखना पड़ेगा। आप स्टैटिक स्टाइल या ट्रेडिशनल स्टाइल से अगर काम करेंगे, तो इस मार्केट में, वॉलेटाइल मार्केट जहां से आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि वॉलेटिलिटी लगती है, तो हम लोगों को रिटर्न देना, जनरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो
तो ऐसे में आप मुझे बताएं करंट सिनेरियो में और जो भी आपने समझाइश दी है, इसमें मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां कितना इस दिक्कत को झेल पाएंगी? क्या वहां पर अभी भी कुछ गुंजाइश बची हुई है या आपको लगता है कि वैल्यूएशंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगे हैं? जिस तरह की रिपोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह की स्टडी की आप बात कर रहे हैं, उसमें क्या मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी निवेशकों के लिए कोई मौका है, या आपको लगता है कि थोड़ा सा दूर रहें कुछ सालों तक तो बेहतर होगा क्योंकि अब दिक्कतें बढ़ रही हैं? देखिए, ऐसा है कि अ, बाजार में हमेशा कुछ सेक्टर और कुछ कंपनीज हमेशा अच्छा करेंगी। जब इजी फेस ऑफ बुल रन होता है, जो जैसे हम लोग बात करें कि अप्रैल 2020 से और सितंबर 2021 तक अपन रीसेंट फेस की बात करते हैं, तो इजी बुल रन था जहां सब कुछ चल रहा था। ओके, कोई 8% चल रहा था, कोई 10% चल रहा था। एक मतलब आप कंपेयर करेंगे तो कोई सब पूरा मार्केट ही ओवरऑल रिटर्न दे रहा था। तो उसमें कोई बहुत बड़ा अल्फा जनरेट करने की जगह कम हो जाती है, क्योंकि सब। बट जिस तरह का माहौल अब हो गया है कि डिफिकल्ट फेस हो गया है, तो हमेशा कोई ना कोई सेक्टर या कोई ना कोई स्टॉक्स में तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमको उसको ढूंढना है। जैसे आपने मिड और स्मॉल कैप की बात करी, तो हमें देखना चाहिए कि जैसे अगर हमें कमोडिटी साइकिल अच्छी लगती है तो उसमें लार्ज कैप भी चलेगा, कमोडिटी स्टॉक्स में मिड और स्मॉल भी चलेगा। रादर मिड और स्मॉल ज्यादा चलता है। ओके, क्योंकि वहां पे ये सब छोटी कंपनीज में जब साइकिल खराब होती है तो फाइनेंशियल लिवरेज बहुत होता है, बट इनकम कंपनियों में ऑपरेटिंग लिवरेज भी अच्छा होता है। तो वो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज जिस कंपनियों में ज्यादा है और सेक्टर आपके या साइकिल आपके फेवर में आती है, तो वहाँ अनाप शनाप पैसा भी बनता है। आपने देखा होगा, अगर कोई लार्ज कैप स्टॉक अगर 10% चलता है तो उसी सेक्टर का स्मॉल कैप या मिड कैप 50% भी चलता है। ओके, तो अपॉर्चुनिटीज तो रहने वाली है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस देखें, यूटिलिटीज कंपनी देखें, काफी हद तक पीएसयूज में बहुत वैल्यू है, जहां पे अभी भी अपॉर्चुनिटीज बड़ी हैं और सबके पी मल्टीपल अभी भी एक्सपैंड नहीं हुए। तो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज तो हैं बाजार में। ये कहना सही नहीं होगा कि सब कुछ खराब हो गया है। हमको उसको अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है और उस अपॉर्चुनिटीज को एक स्ट्रेटेजिक मैनर में प्ले आउट करना। सवालों को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा आपके निजी पोर्टफोलियो की ओर हम सवालों को ले जाते हैं, लेकिन उससे पहले निवेश का आपका अब तक का सफर कैसा रहा है? इन्वेस्टमेंट जर्नी की अगर मैं आपकी बात करूं तो उसकी शुरुआत कब से हुई? पहला निवेश आपका कौन सा था? पैसों को लेकर आपका रिश्ता क्या है? देखिए, निवेश तो बहुत समय हो गया। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था करीब करीब 1992 में। हर्षद का वो फेज था जब मैं कॉलेज में था। घर में छोटा सा पोर्टफोलियो था, फादर का, अंकल का। वहां से थोड़ा कैपिटल, एक ही काम अच्छा किया था। वो हमको यूफोरिया समझ में आया था हर्षद के फेस में कि ये यूफोरिक फेस है, तो वहां प्रॉफिट बुक किया था। उस जमाने में अपने वो स्टेट बैंक होता था, अपोलो हॉस्पिटल होता था, एसीसी होता था। ये सब लिमिटेड हर्षद फेवरेट स्टॉक जिसको बोलते थे, जो 100 गुना हो गए थे। तो सब स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज थी, थोड़ा अपॉर्चुनिटीज बुक किया। वहां से ये मार्केट का मेरा करियर स्टार्ट होता है। तो हम लोग इसलिए हर्षद के फेस को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ मार्केट में, कि वो एक रियल रियल यूफोरिक फेस था। ओके, और उस तरह का यूफोरिया तो मैं नहीं बोलूंगा, एक्चुअली वो मैनिक फेस था। उस तरह का मैनिक अभी तक हुआ नहीं है इंडिया में। ओके, जिस दिन वैसा मैनिक फेस आया, वहां पे आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉप बनेगा बाजार का, जो कई सालों तक ब्रेक नहीं होगा। तो वैसी सिचुएशन अभी तक आई नहीं है। तो उस तरह से हम लोग एक्सपीरियंस के साथ बाजार में, मतलब अभी तो 30 साल करीब करीब हो गए हैं उस बात को। तो मुझे बताएं कि अब तक की निवेश जर्नी में क्या कोई गलती भी हुई है आपसे? क्या सीखा होगा उस गलती से आपने? बहुत गलतियां, गलतियों की तो लिस्ट बहुत बड़ी होती है हमेशा। ओके, एडवांटेज यही है कि हम लोगों ने पब्लिक का पैसा अपनी गलतियों से सीखने के बाद स्टार्ट किया है। ओके, तो वो जो भी हम लोग अभी करते हैं उसमें जो भी गलतियां हुई, वो हम लोगों ने खुद के पैसे पे सीखा है, और वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। जब आप खुद के पैसे से सीखते हो, खुद का पैसा जलाते हो, तो रियल लर्निंग होती है। काफी लोग जो पब्लिक के पैसा जला के सीखते हैं और वहां एक्सपीरियंस लेते हैं, उनको उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आता है, क्योंकि वो पेन रियलाइज नहीं करते हैं, क्योंकि वो पेन आप फील नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका खुद का पैसा नहीं है। तो हम लोगों का खुद का पैसा जब जला है तो उससे एक्सपीरियंस मिला है। एक्सपीरियंस ये इंपॉर्टेंट है कि जो गलती एक बार हुई उसको हम रिपीट नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग प्रोसेसेस बनाते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करते हैं। जैसे हम लोग क्वांट का वर्ड इसी से लाके आते हैं कि हर चीज क्वांटिफाई करते हैं। तो जो मिस्टेक हो गई है वो दोबारा नहीं हो, उसके लिए प्रोसेस डालते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, ताकि हमको
ये देखो ह्यूमन बीइंग है, एरर्स तो होंगे, हम जो गलतियां पहले करी हम नई गलतियां करेंगे ऐसा। और मार्केट भी ऐसा नहीं है कि स्टेबल हो गया, ये लिमिटेड है। अपना मार्केट तो बहुत डायनेमिक है, और जितना ग्लोबली लिंक्ड हो जाएगा उतना और डायनेमिक, तो रोज सीखने को मिलता है और हम लोग रोज गलतियां करते हैं। बट अच्छी बात यही है कि वो गलतियां रिपीट नहीं करें, उसकी पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल। मेरे ख्याल से जब हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो हमेशा यही समझाइश दी जाती है कि आपका जो है एक लक्ष्य होना चाहिए, आपके फाइनेंशियल गोल्स काफ़ी हद तक क्लियर होने चाहिए। सिर्फ पैसा कमाना एक मकसद तो होता ही है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का, लेकिन उससे अपने आर्थिक सपनों को भी आप पूरा कर सकते हैं। ऐसा कौन सा आपका आर्थिक लक्ष्य था या आर्थिक सपना था जो आपने अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के जरिए पूरा किया, और या अभी भी कुछ आपके आर्थिक सपने बचे हैं जो आपकी बकेट लिस्ट में है जो आप पूरा करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा कोई चीज वेल डिफाइंड नहीं होती लाइफ में, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये लर्निंग फेज है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, मनी तो बाई प्रोडक्ट है लाइफ का, लर्निंग का। अगर आप अच्छा काम करेंगे और सीखेंगे तो पैसा तो आप कमा लेंगे। ओके, तो हम लोगों का पैसा एक उतना बड़ा एम्फेसिस नहीं है, उतना बड़ा गोल नहीं है। सीखने का गोल बहुत है, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ओके, सो उस तरह का थॉट प्रोसेस है कि जितना सीखेंगे उतना हम अपने आप को पॉलिश कर पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारा मार्केट तो इतना वास्ट है, इसमें आप जैसे हम लोग बात करते हैं, लोग अभी खाली स्टैटिकल डेटा देखते हैं, फिर लोग फाइनेंशियल डेटा देखना स्टार्ट किया। हम लोग अभी जियो मैग्नेटिज्म और अर्थ रिलेटेड डेटा पॉइंट्स देखते हैं। ओके, किस तरह से वेदर कंडीशन से इम्पैक्ट आता है, मैग्नेटिक फील्ड से क्या इम्पैक्ट आता है। ऐसा अगर हम मतलब जियो पॉलिटिकल को भी हम किस तरह क्वांटिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने अपनी बुक में लिखा था कि 2012 में हमने हाईलाइट किया था कि 2020 से 2030 से एक ऐसा फेस आएगा जहां पे जियो पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी हाईएस्ट होगी। वो क्यों होंगी? हमने डेटा पॉइंट से उसको कोरिलेट किया था, साइकिल से कोरिलेट किया था। तो लर्निंग है, और ये मार्केट ऐसा है कि यहाँ जितनी चीजें आप कंबाइन करेंगे उतना ज्यादा सक्सेस है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स मल्टी वेरिएंट्स मॉडल रन करते हैं, मतलब जितने ज्यादा डेटा पॉइंट्स उतना बिल्कुल। नॉइस लेवल कम। बिल्कुल, तो एक तरह से सागर की तरह है ये, जितना आप अंदर जाएँगे उतना गहराई आपको ज़्यादा लगेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपने समय निकाला इस खास चर्चा में, और निवेशकों को असल पोर्टफोलियो बनाने के मायने और नुस्खे जो आपने बताए हैं, उम्मीद करते हैं कि वो उस पर अमल करें और मुनाफे की राह पे निकलें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।